आज का समय ये कहता है खरगोश से स्पीड सीख लो और कछुए से कंटिन्यूटी सीख लो, लगातार करना तो ही सफल हो पाओगे। अगर आप कछुआ बनोगे तो भी फेल और आप खरगोश बनोगे तो भी फेल। पास होना है तो तेजी और निरंतरता दोनों चीजें आप में होनी चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे। पहला क्वेश्चन जरा आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम साइज। और रही बात हिंदी की, हिंदी भी साथ में है ना, लिखना क्या बोल दूंगा मैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम साइज, इनमें से किस जोड़े का आकार समान होता है। तो जोड़े क्या है, जोड़े ए बी सी डी ऑप्शन के रूप में आपको दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ आयरन 2+ और निकेल 2+, और ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप देखेंगे इसको तो कई बार ये पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। इसका आंसर होगा जिरकोनियम और हाफनियम, लेकिन आंसर जानना सफिशिएंट नहीं है, उसका कारण जानना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। जिरकोनियम और हाफनियम इसका आंसर है, उसकी वजह बता देता हूं। इनका दोनों का आकार सेम है। आप अगर देखेंगे तो जिरकोनियम, सॉरी तो जिंक है, जिरकोनियम एंड हाफनियम ये रहा। तो जिरकोनियम और हाफनियम पीरियोडिक टेबल में ऐसे रखे हुए हैं। अब ऊपर से नीचे जब आते हैं तो साइज तो बढ़ता है ना, और ये कौन सी सीरीज में है, टाइटेनियम के नीचे है, डी ब्लॉक में। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, ये इसके नीचे है। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 40 और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 72। देखिए उसके बाद भी इन दोनों का आकार समान होता है, और आकार समान होने से बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो समान हो जाती है। तो ये यहां पर अब ये जो है थर्ड पीरियड में आता है, 7 पीरियड होते हैं। इधर आप देखें, अगर मैं ऐसे लिखूं ह ली ना करे, चौथे पीरियड में आता है, सॉरी है ना। और 5वें पीरियड में ये है और छठे पीरियड में ये है। तो 5वां पीरियड और छठे पीरियड में होने के बाद भी दोनों का आकार समान होता है, तो बेहद इंपॉर्टेंट। कहां से उठाया मैंने इसको, आप इसको पीरियोडिक टेबल से भी समझ सकते हैं, आप इसको डी ब्लॉक वाले चैप्टर से भी समझ सकते हैं। इस सवाल को कंसेप्ट क्लियर हो गया है। वजह है इसकी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां तक जितने भी एलिमेंट है सब में 18 का गैप होता है, 18 एलिमेंट का गैप है यहां भी और यहां भी, जो स्कैंडियम, येट्रियम, स्काईलार्क, लेंटेनम। लेकिन इसके जस्ट बाद ये पहला एलिमेंट है हॉफनियम, जो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट से जब नीचे आ रहा है तो 32 एलिमेंट का गैप है, और यहां है लेंथेनम। तो यहां से 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड सीरीज में निकाल करके रखे गए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और हॉफनियम का साइज हो जाता है जिरकोनियम के जैसा सेम। अगला सवाल ले लेते हैं। ये सवाल सबको समझ में आ गया है भाई, बहुत बढ़िया से, है ना, रंग बिरंगा सवाल, तो ब्लैक एंड व्हाइट लेके आए हैं। अगला ले लेते हैं, दूसरा सवाल आज का। सवाल ये है कि XeF2 की जो संरचना है वो किसके समान है इनमें से। XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल, समान संरचना, यानी कि जो XeF2 की स्ट्रक्चर है इनमें से किसकी स्ट्रक्चर वैसी है जैसी ICl2 की है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ICl2, B ऑप्शन है SbCl3, C ऑप्शन है BaCl2 और D ऑप्शन है TeF2। दूसरे सवाल का जवाब क्या है इसमें, जब आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आपने एक स्ट्रक्चर देखी होगी, एक कंपाउंड देखा होगा XeF6 जीनोन। जीनोन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, वो होता है S2P6, क्योंकि इनर्ट गैस है, अकेरिय गैस है। इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है पूरी भरी हुई होती है, तो ऐसे लिखते हैं इसको S2P6। वो अलग बात है कि ये 5s2 लास्ट में जो होता है। इसके साथ में जब 6 फ्लोरीन जुड़ते हैं तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन पी के एक्साइट होकर के आगे डी में चले जाते हैं, 6 बन जाएगा। तो sp3 D3, और वो भी एक लोन पेयर के साथ में। यहां शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको मैं, इस तरीके से बनेगा। और लेकिन इससे काम नहीं चलता, तो आप एक काम करेंगे कि जो मेरी वीडियो है
इसी को लेकर के, हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, उसको एक बार पूरा देख लीजिएगा। ICl2 है क्योंकि IF7 एक कंपाउंड बनता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d होता है, पेंटागोनल बाइपाइरेमिडल। यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है इसके ऊपर माइनस, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन वही बनता है और उतने ही लोन पेयर आते हैं। अगर आप करके देखेंगे तो मैं संकरण नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि इसी पर ही पूरी क्लास हो जाएगी। मैं चाहूंगा एक बार आप इसको जरा देख लें वहां पर किस तरीके से करते हैं। एक और कि इसमें 7 बॉन्ड है, सिग्मा 7 को कैसे निकालते हैं। एक S हो गया, 3 हो गए pk, 3 और 1 4 और 3 7 हो गए ना, तो sp3d3। तो उसे भी आप बता सकते हैं, जैसे XeF2 तो वहां लोन पेयर बनते हैं, X जीनोन। P2 कैसे बनेगा, P2 ऐसे बनेगा, देखो यहां 6 है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है जीनोन के, एक एक्साइट करा दिया D में आपने, XeF2 यहां एक्साइट करा दिया तो यहां से पेयरिंग शुरू हो जाएगी। फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा और एक यहां देगा, है ना। तो ये लोन पेयर और S वाला लोन पेयर, 3 लोन पेयर, सॉरी XeF2, मैं XeF6 समझा रहा था पहले। XeF2 का जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो आ रहा है sp3d प्लस 3 लोन पेयर, sp3d विद 3 लोन पेयर, प्लीज करेक्ट इट। sp3d विद 3 लोन पेयर बन रहा है, करेक्ट कर लिया है। sp3d प्लस 3 लोन पेयर मैंने करके भी दिखा दिया, और वो ऑप्शन है आपका A, ये वाला ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद SiCl4। SiCl4 की स्ट्रक्चर के जैसा इनमें से और कौन नहीं है। SiCl4 देखिए कैसे करेंगे। सिलिकॉन सेंट्रल मेटल है और सिलिकॉन किसके नीचे है, टेबल में देखें तो केमिस्ट्री सर, गैटसन की प्रॉब्लम गुरु 14 सर, SiCl4 तो सिलिकॉन एटॉमिक नंबर होता है 14, है ना। CH4 अगर लिखूं तो sp3 हो गया है। तो ये देखना है कि इनमें से कौन टेट्राहेड्रल नहीं है, तो ये दिख गया सामने SCl4। SCl4 इज नॉट टेट्राहेड्रल, क्योंकि SCl SF6 बनता है भाई, बनता है ना। सल्फर की 6 वैलेंसी होती है, सिलिकॉन की होती है 4, तो ये तो SF6 बना सकता था, sp3d2। तो S यहां पर 4 है तो नहीं बन रहा ना, लोन पेयर आएंगे इसके साथ में। क्लियर हुआ। बेहद इंपॉर्टेंट, मैं छांट के लाया हूं क्वेश्चन आपके लिए, आप देख भी रहे होंगे। आज आसान नहीं है क्वेश्चन, आज कुछ इंपॉर्टेंट है। मोबाइल ऐप में अभी किसी का कमेंट नहीं आया मेरे सामने। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एन आइडियल गैस। जो आदर्श गैस होती है, आदर्श गैस के लिए इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है। 4 ऑप्शन है, लिखा है कि इसको आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हिंदी बता रहा हूं आपको, क्या यह बात सही है कि आदर्श गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने गलत छांटना है कि गलत बात क्या लिखी है। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, कि आदर्श गैस के अणु के बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं होता, क्या यह गलत है। ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस मूव विद सेम स्पीड, गैस के जितने भी अणु होते हैं वो सभी एक समान चाल से विचरण करते हैं, क्या यह सही बात है। एट ए गिवन टेम्परेचर PV इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द गैस। एक दिए हुए तापक्रम पर PV गैस की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो PV डायरेक्टली टू N, इसीलिए R कांस्टेंट लिया था, है ना, PV इक्वल टू nRT। ये बात तो ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल की जो आदर्श गैस होती है, इसीलिए आदर्श होती है कि उसके अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण बल काम नहीं करता। और इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये भी बात सही है। उसको उस लिमिट तक दबाया नहीं जा सकता जहां आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें। तो गलत क्या है फिर, गलत क्या हुआ, गलत हुआ सी ऑप्शन। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना, आप कितनी तरीके की स्पीड निकालते हैं गैस के लिए। आप एक निकालते हैं वर्ग माध्य मूल चाल, एक निकालते हैं औसत चाल, जिसके फॉर्मूले 8RT/πm अंडर रूट होता है ना, एक 3RT/m, एक 2RT/m। तो ये गलत लिखा है, तो आपका ऑप्शन सी हो गया है। ठीक है, संतुष्टि हुई, सवाल समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं और लिखते जाएं कि हां समझ में आया है।
एक ये है इसी चैप्टर का, 50 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है V1 50, तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 2, डिफ्यूज आउट थ्रू ए स्मॉल होल ऑफ वेसल इन 20 मिनट। टाइम लगता है इसको 20 मिनट। द टाइम टेकन बाय 40 मिलीलीटर, दूसरी गैस है उसका वॉल्यूम है 40 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, मोलिकुलर मास O2 होता है 32, है ना, 16 टू द 32, डिफ्यूज आउट इन T2 आपसे पूछा गया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल। मैंने जब आदर्श गैस ये आइडियल स्टेट ऑफ मैटर द्रव की अवस्था चैप्टर पढ़ाया था, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो मैंने कहा था कि बेहद इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है एनसीईआरटी से, लेकिन क्लियर नहीं है, और जहां ऐसा कंफ्यूजन है वही सवाल बनता है नीट में। बेहद इंपॉर्टेंट। तो इसको बोलते हैं ग्राहम्स का विसरण का नियम, डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इसमें कहा गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और इट्स मोलिकुलर मास, ऐसे कहा गया। अगर इसको ठीक तरीके से लिखा जाए तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1, ये फॉर्मूला बनता है, जहां R जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर है। तो विसरण की दर गैस की घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये हिंदी में मैंने कहा। तो इसमें अगर रखें हम, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? रेट का मतलब होता है कि कितना वॉल्यूम कितने टाइम में बाहर आ गया है। रेट इज स्पीड, मैथ में अगर आपको याद हो तो स्पीड मतलब कितने डिस्टेंस, कितने टाइम के अंदर आपने उसको ट्रेवल किया है, उसको बोलते हैं रेट। अब यहाँ रेट का मतलब वही तो है कि कितनी गैस कितने टाइम में आउट हो जाती है कंटेनर से। सो यू कैन पुट द वैल्यू, R की जगह हम लिखेंगे V1 अपॉन T1, R2 की जगह हो गया, है ना। जब उसको ठीक से लिखा जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट M2 बाई M1। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा इस सवाल को। V1 कितना है भाई? 50 है, V1 अपॉन T1 यहां पर, तो T1 कितना है? 20 इंटू T2 निकालना है, और V2 कितना है? 40 मिलीलीटर, और यहां पर M2 बाई M1, M2 है 32 और M1 है 2, तो 32 बाई 2 16 हो गया। 16 का जो अंडर रूट होता है वो 4 हो जाएगा, है ना, वो 4 हो गया है। ये देखिए मैं इधर लिख लेता हूं, तो ये हो गया 5T2 अपॉन 80 इज इक्वल टू 4। 5 से 80 कट जाएगा, 16 16 4 जा 64। T2 जो है 64 मिनट आपका आ गया है। मैंने थोड़ा स्लो मोशन में किया है। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे इसमें और ठीक से करने लगेंगे तो आपको कुछ मिनट भी नहीं लगेगी, सेकंड मतलब कुछ सेकंड लगेंगे, मिनट नहीं लगेगी जब आप स्पीड से करेंगे। लेकिन अगर आपको सवाल आता है और अभ्यास कम है तो फिर समय लगेगा, कर तो लोगे। और वहां लड़ाई ये नहीं होती कि आपको आता है कि नहीं आता, लड़ाई तो यही है कि आपको खरगोश भी बनना है। मैं कई बार सुनाता हूं ऐसी कहानियां, कछुआ और खरगोश। आज का समय ये कहता है खरगोश से स्पीड सीख लो और कछुए से कंटिन्यूटी सीख लो, लगातार करना, तो ही सफल हो पाओगे। अगर आप कछुआ बनोगे तो भी फेल, और आप खरगोश बनोगे तो भी फेल। पास होना है तो तेजी और निरंतरता दोनों चीजें आप में होनी चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे। अगला सवाल ले लेते हैं, ये है व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर 2H2O2। एक रिएक्शन यहां लिखी है, देखिए 2H2O2, है ना, लिक्विड फॉर्म में है, और इसने बनाया 2H2O प्लस O2 गैस। ये लिक्विड गैस में नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के। H2O2 की जो एंथैल्पी है वो आपको गिवन है, वो है कितना है भाई? -188 किलो जूल पर मोल। और H2O की एंथैल्पी डेल्टा H
H2O, ये आपको गिवन है -286 किलो जूल पर मोल। पूछा गया है व्हाट इज एंथैल्पी चेंज, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज कितना होगा, कितना एंथैल्पी चेंज आएगा। तसल्ली से कर रहा हूं, स्पीड नहीं, आज यादगार बनाना है मुझे आज की क्लास को, इसलिए छांट के लाया हूं, बढ़िया से समझा रहा हूं और समझ में भी आना चाहिए, आगे रहेगा अगर आप भी उतनी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे जितनी एनर्जी के साथ में मैं आया हूं। आपको पता है एंथैल्पी चेंज निकालने का फॉर्मूला, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है हमारे लिए H2O और 2 टाइम्स, एक का हमें दिया हुआ है 286, 2 का कितना हो जाएगा, और वो भी माइनस में है, तो -2 × 286, फिर माइनस रिएक्टेंट भी 2 है, 2H2O, H2O2, एक H2O2 की वैल्यू दी हुई है कितनी, -188। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया है 175 माइनस में, और ये हो गया प्लस में, कितना आ गया भाई, 12 में से 6 गया 6, 6 की रेंज में लास्ट में क्या है, -196। ए ऑप्शन हो गया है, ऐसे करना है, ये हो गया है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशन दी हुई है, एक में C + O2 बना रहे CO2, दूसरे में C + ½ O2 बना रहे कार्बन मोनोऑक्साइड, और तीसरे में CO + ½ O2 बना रहे CO2, और वहां आपको जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन गिवन है वो दी है X, Y, Z, और पूछा गया कि इन इक्वेशन के आधार पर आपको एक रिलेशन बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ एक स्टेप में CO2 बनाया, X है, तो X का रिलेशन इन दोनों के साथ में क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, A X = Y - Z लिखा हुआ है, B में लिखा है Z = X + Y, C में लिखा है X = Y = Z, और D में लिखा है Y = 2Z - X। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऑप्शन आपका होगा। तो पहली इक्वेशन के अगर हिसाब से हम देखें, इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ देता हूं, इक्वेशन 2 + इक्वेशन 3 जोड़ने से क्या होगा, देखिए यहां लिखा हुआ है C + ½ O2, इसने बनाया CO, और यहां CO इधर लिखा हुआ है +1/2 O2, इससे बन गया CO2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ के लिखता हूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा C प्लस ये ½ O2 ये ½ O2 मिलकर के एक O2 बन जाएगा, और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड कट गया तो C + O2 = CO2। X = पहले वाली इक्वेशन दैट इज Y + Z, तो किस में है, X = Y + Z तो है नहीं, तो Y = हो गया, इसको इधर ले आऊं X - Z, Y = X - Z वो भी नहीं है, और हाँ X = Y - Z ये रहा, नहीं ये नहीं है, X = Y - Z नहीं है, Y + Z, तो Z = X - Y, Z के टर्म में, Z के टर्म में भी नहीं लिखा है, Z = X + Y लिखा है। तो बड़ा आसान से सवाल है, शायद हो सकता है कई बार, Z = Z कहाँ है, हाँ Z ये रहा, Z = X + Y, तो बड़ा आसान से है, इसको कई बार हो जाता है चीजें, तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन जोड़ दिया तो दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, ये एक स्टेप में बनाएगी, और ये इक्वेशन किस रूल को फॉलो करती है एक अलग से सवाल हो सकता है। ये फॉलो करती है हैसिस लॉ को, हैस का नियम। हैस का नियम क्या है, ये कहता है कि अगर आप किसी चीज को एक स्टेप में करना चाहें, या फिर आप ये करें कि उस चीज को आप 2 स्टेप में बनाना चाहें, तो उन दोनों स्टेप का सम दैट विल बी इक्वल टू द 1 स्टेप। सो X = Y + Z, ये मैंने आपको बता दिया है, X = Y + Z। नाउ यू कैन डिसाइड,
नाउ नेक्स्ट, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं हिंदी में बता देता हूं क्या होगा कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अगर हम सांद्रता को बढ़ाते हैं, अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं, देन साम्य स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत आसान सा है, साम्य स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डिपेंड ऑन अमाउंट ऑन कंसंट्रेशन, कि वो कंसंट्रेशन के अमाउंट पर डिपेंड करता है। बी अनचेंज्ड, बदलेगा नहीं। सी घट जाएगा, डिक्रीज। और डी होगा वो बढ़ जाएगा। तो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी उतना ही बढ़ेगा, और जब वो रिवर्सिबल है, जब प्रोडक्ट बढ़ेगा तो जब वापस आ रही है रिएक्शन तो वो भी थोड़ा सा रिएक्टेंट को बढ़ाएगी। कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि पहले अगर Kc की वैल्यू 10/5 2 थी और आपने अगर उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ये भी डबल हो जाएगा और ये भी डबल हो जाएगा, तो भी 2 ही रहेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने से अनचेंज्ड हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। इस पर ला सातलिए का नियम, लीच एटलियर प्रिंसिपल काम करेगा। लीच एटलियर प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटाइए या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक है तो क्या होगा। प्रेशर में देखा जाता है कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो प्रेशर बढ़ाइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एक्सपेंशन हो रहा है तो उसका उल्टा। और रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो अनचेंज्ड रहता है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, यहां देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ बड़ा क्लियर, इन द टू रिएक्शन 1 and 2 at 25 डिग्री सेल्सियस, यहां रिएक्शन 1 है NO गैस प्लस हाफ O2 दैट गिव NO2 गैस, इसके लिए स्थिरांक जो K2 है। सेकेंड इक्वेशन इज 2NO2 गैस दैट गिव 2NO प्लस O2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K2। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, K1 और K2 में क्या संबंध है आपने बताना है। और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। पहला K2 इज इक्वल टू 1 बाई K1, दूसरा K2 इज इक्वल टू K1 बाई K2, ये यहां गलत छपा हुआ है। सी K2 इज इक्वल टू 1 बाई K2 और K2 इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू K2। दोनों के लिए रिएक्शन लिख लीजिए नीचे अलग, अच्छा रहेगा। 2 इक्वेशन है, एक है NO प्लस हाफ O2 NO2। ऐसा आपके ध्यान हो, मैंने इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन कराया था आपको, N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3, उसका उल्टा करके हाफ करके लिखा था, तो K1 K2 में मैंने रिलेशन बनाया था। दूसरी इक्वेशन क्या है, वो है 2NO2, सब गैस है, 2NO प्लस O2। इसके लिए अगर मैं K1 लिखना चाहता हूं तो K1 इज इक्वल टू हो गया, देखिए NO, नीचे NO और O2 की पावर 1/2, और इसके लिए K2 हो गया है NO का स्क्वायर अपॉन NO2 O2, इस तरीके से। अब आप देखिए, अगर मैं यहां इसका पूरे का स्क्वायर कर देता हूं, पूरे का स्क्वायर अगर मैं कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये इसका भी स्क्वायर किया मैंने, इसका भी स्क्वायर कर दिया, ये O2 हो जाएगा, इसी में कन्वर्ट हो गया। यहां पर ये थोड़ा ये चीजें यहां पे गलत लिखी है। तो कुल मिलाकर के रिलेशन बना के भाई K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K2, ये बन रहा है। कौन सा है, अंडर रूट में आएगा पावर, यानी कि K1 इज इक्वल टू K2 की पावर 1/2, K1 इज इक्वल टू
k2 की पावर 1/2। ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ है यहाँ पर, k1 इजिकल टू k2 की पावर 1/2। ये ऑप्शन होगा आपका। इस पर भी सवाल करके जाना है, ये नीट में 2-3 बार आ चुका है, नोट सेम इस तरीके का, जैसे अमोनिया का है, जैसे PCl5 का है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाला सवाल। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना इंपॉर्टेंट कहा जाए उतना कम। ये यहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी हुई है, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए 10 की पावर, यहां से मिस प्रिंटिंग है कुछ, MHCl एक्वस सॉल्यूशन है 298 केल्विन। KW दिया है, KW 10 की पावर -14, और हाँ, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ, ये HCl है। कुछ सवाल में ना कुछ मिस्टेक है इसमें, मतलब मिस प्रिंटिंग है, यहां से कुछ गायब है, इसको स्किप कर देते हैं इसको। ये PDF में मिल जाएगा आपको ठीक होकर के। और मुझे लगता है सवाल एक काम करेंगे, जो मोबाइल ऐप में है उनको मैं इसका PDF दे दूंगा, बाकी के जो सवाल बचे हैं एक बार आप इनको सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर भेजेंगे, क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा। तसल्ली से कर रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है सारे सवाल खींचना, मैं भी थक चुका हूं काफी। बोरिक एसिड के बारे में तो जो इसका ए ऑप्शन होगा एक्सेप्ट करेगा, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट हो जाएंगे एकदम देखते ही आपके। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आ जाएगा मेरे हिसाब से 2 3 6 है, में से 4 गया 2 आ जाएगा। तो ये सवाल आप देख लेंगे एक बार, बेहद इंपॉर्टेंट है, मोबाइल ऐप के अंदर PDF की फॉर्म में, और मिलेंगे परसों ये सवाल। और बाकी के बच्चे जो मोबाइल ऐप में मेरे साथ जुड़े हैं, वेडनेसडे को ये PDF वहां मिलेगा, आज की डेट डाल देंगे कि उस डेट के क्वेश्चन है ये आपने सॉल्व करने हैं। और जो इनमें कंसेप्ट लगेगा, मोस्टली वीडियो दी हुई है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, मैं इनको एक ही बात कहूंगा कि आपको तसल्ली से जितनी वीडियो अब तक हो चुके हैं, जितने लेक्चर हो चुके हैं जब से बैच स्टार्ट हुआ है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन देखिए कितनी मेहनत से मैंने बनाए। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए क्वेश्चन ले लूंगा और वो भी आपसे हम मिल करके करेंगे, उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वो तसल्ली से सारी वीडियो देख लें भाई पिछली, और सीक्वेंस में देखें, फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।